नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तम मार्गदर्शन पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्गदर्शन द डेली क्विज को 5/5/2020 को हुए टेस्ट का। इसमें हमारा आज का टॉपिक था औद्योगिक रसायन व मानव निर्मित पदार्थ, जिसे हम मैन मेड मटेरियल कहते हैं। तो देखते हैं हमारा आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन एक थर्मोप्लास्टिक है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि पॉलीथीन, पीवीसी तथा पॉलीस्टाइरीन, ये सभी जो है एक थर्मोप्लास्टिक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन प्राकृतिक रेशम है? तो देखते हैं हमारा कौन हमारा प्राकृतिक रेशम है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड जो है हमारा प्राकृतिक रेशम है। अब है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में किससे कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है? तो देखते हैं हम। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि पीवीसी का पूरा नाम क्या है? तो देखते हैं हम पीवीसी का पूरा नाम क्या है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है। अब हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, कृत्रिम रेशम के निर्माण में सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया गया था? तो देखते हैं मेरा इसका आंसर क्या है। तो इसका हमारा आंसर है सेल्यूलोज नाइट्रेट। सेल्यूलोज नाइट्रेट जो है वो कृत्रिम रेशम के निर्माण में सर्वप्रथम इसका उपयोग किया गया था। अब है हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, टेलीविज़न का केस साधारणतः किस प्लास्टिक से बना होता है? तो इसका हमारा आंसर है बेकेलाइट, यानी कि ऑप्शन ए। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7, नायलॉन का अणुसूत्र होता है? तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि NHOC CH2 CO NH CH2 होल 6 HNOC। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 8, नीली काली स्याही के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? देखते हैं हम। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि गैलिक एसिड। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 9, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, जिसे कि हम तापदृढ़ प्लास्टिक भी कहते हैं, का उदाहरण है। तो देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है? तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि C17H33 COOK। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कहलाती है? तो देखते हैं हम तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसकी जो क्रिया है वो हमारी साबुनीकरण कहलाती है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि कार्बन से बने यौगिक हैं मुख्यतः। देखते हैं कार्बन से बने यौगिक क्या होते हैं। तो ये होते हैं हमारे, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सहसंयोजक व उपसहसंयोजक। कार्बन से जो बने यौगिक होते हैं वो उपसहसंयोजक होते हैं तथा उपसहसंयोजक होते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टिक है। देखते हैं प्लास्टिक क्या है। तो देखते हैं मैंने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जटिल यौगिक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो प्लास्टिक है। अब है हमारा अगला प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, ये थर्मोप्लास्टिक। देखते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या है। थर्मोप्लास्टिक, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह थर्मोप्लास्टिक जो है जिसे कि गर्म करने पर यह मुलायम हो जाता है। तो गर्म करने पर मुलायम होते हैं वो क्या होते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं।
अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि क्लोरोफॉर्म है। तो देखते हैं क्लोरोफॉर्म क्या है। तो यह एक निश्चेतक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निश्चेतक। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। खनिज से प्राप्त एक औषधि है। तो खनिज से प्राप्त एक औषधि है, देखते हैं क्या है। तो वह है काकोलिन, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। वेरोनल एक औषधि है, देखते हैं वेरोनल एक किस प्रकार की औषधि है। तो वेरोनल एक निद्राकारी औषधि है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। फिनॉल से प्राप्त विस्फोटक का नाम क्या है। तो फिनॉल से प्राप्त विस्फोटक का नाम है पिक्रिक एसिड। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 19, टीएनटी का पूरा नाम क्या है। तो देखते हैं टीएनटी का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोटॉल्विन, यानी कि ऑप्शन सी। अब है हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि एनिलीन स्याही में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों के जैविक अपघटन को रोकने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। तो देखते हैं इसका सही आंसर हमारा क्या है। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ग्लिसरीन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि टीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो देखते हैं टीएनजी का पूरा नाम क्या है, ट्राइनाइट्रोग्लाइकोल। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22, स्याही में चमक लाने व उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें मिलाते हैं। तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, तो देखते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर है गोंद, यानी कि स्याही में चमक लाने व उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें हम गोंद मिलाते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा स्याही में फिनॉल। देखते हैं स्याही में फिनॉल क्या करता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्याही को यह जल्दी सुखा देता है। तो स्याही में जो फिनॉल का कार्य है वो स्याही को जल्दी सुखाने में कार्य करता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। स्याही बनाई जाती है, देखते हैं स्याही बनाई जाती है। तो स्याही बनाई जाती है हमारी एनिलीन से, यानी कि इसका हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हो गया ए। अब हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि स्याही को सड़ने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्याही को सड़ने से बचाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो देखते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बोरिक अम्ल तथा कार्बोलिक अम्ल। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26, कठोर जल में कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कठोर जल में कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अपमार्जक। अपमार्जक जो है जिसे कि हम कठोर जल में कपड़े धोने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। साबुन बनाने में तेल के साथ प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं साबुन बनाने में तेल के साथ क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा अगला प्रश्न 28, लॉरिल अल्कोहल का सूत्र है। तो देखते हैं लॉरिल अल्कोहल का सूत्र क्या है। तो इसका हमारा आंसर है प्राइमाक्विन, सॉरी, देखते हैं लॉरिल अल्कोहल का सूत्र है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि C12H25OH। लॉरिल अल्कोहल का सूत्र होता है C12H5OH H25OH, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि है, देखते हैं मलेरिया में कौन सी औषधि प्रयोग की जाती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लोरोक्विन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है 30, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रयोग की जाती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ प्रयोग की जाती है, देखते हैं किस चीज़ में प्रयोग की जाती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिरोधी के रूप। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31, लंबी श्रृंखला वाले एल्काइल सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवणों का उपयोग करते हैं। तो देखते हैं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि
डिटर्जेंट में। अब है हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, यानी कि पॉलीथीन निम्न में बहुलीकरण पर बनाता है। तो पॉलीथीन निम्न में जब इसका बहुलीकरण होता है तो क्या बनाता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा C2H4। अब है हमारा अगला प्रश्न 33, यानी कि सूती रेशों में मर्सरीकरण की क्रिया होती है। तो देखते हैं इसका हमारा आंसर क्या है। तो तनु NaOH द्वारा, यानी कि तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा। सूती तथा ऊनी, अगला प्रश्न हमारा सूती तथा ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से अंतर ज्ञात हम कर सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जलाकर। अब है हमारा अगला प्रश्न 35, शुद्ध क्लोरोफॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा हृदय पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो देखते हैं हम। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टेट्रोसाइक्लिन, यानी कि टेट्रोसाइक्लिन जो है विस्फोटक पदार्थ नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न साबुन वर्ग का यौगिक है। देखते हैं साबुन वर्ग का यौगिक कौन है। तो इसका हमारा आंसर है ए, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा प्राकृतिक रेशा है। देखते हैं प्राकृतिक रेशा क्या है। तो प्राकृतिक रेशा हमारा रेशम है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 39, यानी कि सल्फापाइरिडिन औषधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो देखते हैं इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इसका हमारा आंसर है निमोनिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, यानी कि जेली एक प्रकार का है। यानी कि देखते हैं जेली एक प्रकार का क्या है। तो जेली एक प्रकार का मिश्रण है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि जेली बनाने में जब फल तथा जल को 40 मिनट तक पकाते हैं तो प्राप्त होता है। तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो इससे हमारा पैक्टिन जूस की प्राप्ति होती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 42, यानी कि वैसलीन में जीवाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखते हैं हम वैसलीन में जीवाणुनाशक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। तो इसमें प्रयुक्त होता है जिंक ऑक्साइड। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि 43, बूट पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो बूट पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाता है ताड़पीन के तेल का। अब हमारा अगला प्रश्न, बूट पॉलिश तैयार करने के लिए कार्नोबा मोम प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं कार्नोबा मोम जो है प्रयोग किया जाता है तो वह किस प्रकार कार्य करता है। तो देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बूट पॉलिश में चमक लाने के लिए। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन डी। अब हमारा अगला प्रश्न 45, चेहरे के लिए प्रयोग होने वाली क्रीमों में बेंजोइक अम्ल कार्य करता है। तो देखते हैं क्या कार्य करता है। तो यह कार्य करता है कि जीवाणुनाशी के रूप में, यानी कि इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि कृत्रिम साबुन है। देखते हैं कृत्रिम साबुन क्या है, यानी कि सोडियम लॉरेल सल्फेट है। तो यह कृत्रिम साबुन जो है एक है सोडियम लॉरेल सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला प्रश्न 47, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो देखते हैं नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है। इसका हमारा आंसर है एडिपिक एसिड। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 48, हजामत बनाने वाले साबुन में उत्पन्न झागों को सुखाने के लिए निम्न पदार्थों को प्रयुक्त किया जाता है। देखते हैं किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका हमारा आंसर है ग्लिसरॉल। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 49, डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो देखते हैं डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50, सीमेंट की खोज किसने की थी। तो सीमेंट की खोज की थी जोसेफ एस्पिरिन ने। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 51, पैरासीटामोल क्या है। तो यह एक पीराहड़ है, यानी कि पीरा हड़ने की दवा है।
अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 52। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्लोरोमाइसिटीन है, देखते हैं क्लोरोमाइसिटीन क्या है, माइसिटीन क्या है। तो यह एक प्रतिजीवानिक है, यानी कि एंटीबैक्टीरियल है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 53। लॉन्ड्री साबुन क्या है, देखते हैं लॉन्ड्री साबुन क्या है। तो लॉन्ड्री साबुन एक प्राकृतिक स्रोतों के उच्चतर वर्षा अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 54। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा मिलाया जाता है। तो देखते हैं इसे किस प्रक्रम द्वारा मिलाया जाता है। तो इसका हमारा आंसर है हाइड्रोजनीकरण, यानी कि ऑप्शन ए। अब हमारा अगला प्रश्न, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है, देखते हैं पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में कौन सा तत्व उर्वरक नहीं है, मतलब कौन से तत्व में उर्वरक, कौन सा तत्व है जो उर्वरक में नहीं होता है। तो देखते हैं उर्वरक में क्या नहीं होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि निम्न में कौन बहुलक नहीं है, देखते हैं निम्न में कौन बहुलक नहीं है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 58। कपड़े धोने वाला सोडा क्या है। तो देखते हैं कपड़े धोने वाला सोडा क्या है। तो यह है एक जल योजित सोडियम कार्बोनेट है, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 59। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है। तो यह देखते हैं यह झाग क्यों नहीं देता है, क्योंकि तो देखते हैं हम ये क्यों नहीं देता है झाग। तो इसमें प्रयुक्त होता है, इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट उपस्थित होते हैं, इस वजह से कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग नहीं देता है। तो अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 60। बारूद निम्न का मिश्रण है। तो देखते हैं बारूद किस किस के मिश्रण है। तो यह मिश्रण है नाइट्रेट प्लस सल्फर प्लस चारकोल का। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 62। सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल है। तो देखते हैं सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बारबीट्यूरिक अम्ल। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 63। रेत पर, यानी कि बालू पर पदचिन्हों का साँचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। तो देखते हैं सबसे अच्छी सामग्री क्या है। तो सबसे अच्छी सामग्री है पैराफिन मोम। अब हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64। कागज़ पर पुराने उंगलियों के निशान निम्न में विकसित किया गया है, विकसित किया जा सकता है। तो देखते हैं किसमें विकसित किया जा सकता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि निनहाइड्रिन विलयन। निनहाइड्रिन विलयन में कागज़ पर जो पुराने उंगलियों के निशान होते हैं उसे विकसित किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 65। रिसर्पिन नामक दवा के उपचार में काम आती है। तो रिसर्पिन नामक दवा किसके उपचार में काम आती है। तो देखते हैं हम। तो इसका हमारा आंसर है उच्च रक्तदाब घटना, यानी कि उच्च रक्तदाब को घटाने में यह काम आती है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में कौन कीटनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो देखते हैं किसका कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। आग लगने तथा फैलने से सबसे कम संभावना निम्न पदार्थ में। तो देखते हैं किस पदार्थ में जब आग फैलती है या फिर आग लगती है तो सबसे कम संभावना होती है चलने की। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सूती। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 68।
रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव्य है। तो देखते हैं इसमें क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा द्रव्य NH3। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि जोड़ांतक जिसे कि हम एंटीपायरेटिक कहते हैं, वह दवा है जो किस चीज़ में कार्य करती है। तो देखते हैं, तो वह क्या कार्य करती है, शरीर के ताप को कम करती है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि बोरिक अम्ल क्या है। देखते हैं बोरिक अम्ल है निम्न में से क्या है। तो देखते हैं बोरिक अम्ल है तो यह एक मृदुल प्रतिरोधी है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 71, यानी कि रसो चिकित्सा का संबंध निम्न में से किससे है। देखते हैं रसो चिकित्सा का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका हमारा आंसर है रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन में। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, DDT यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन का उपयोग किस रूप में किया जाता है। देखते हैं, इसका उपयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। DDT का उपयोग हम कीटनाशक के रूप में करते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 73, मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण किस शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। तो देखते हैं, तो इसका हमारा आंसर है स्वापक, यानी कि मॉर्फिन दवा जो है स्वापक शीर्षक के अंतर्गत इसे हम वर्गीकृत करते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। तो इसका हमारा आंसर है निकोटीन, यानी कि निकोटीन जो है यह एक जहरीली पदार्थ है जो तंबाकू का मुख्य घटक है। जिसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 75, प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक है। तो देखते हैं इसका हमारा आंसर क्या है। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। अब हमारा अगला प्रश्न, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी नाम निम्न में से किसे दिया जाता है। देखते हैं हम एंटीबॉडी नाम हम किसे देते हैं। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का संदमन करते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77, यानी कि प्राकृतिक रबर निम्न में से किसका बहुलक है। तो इसका हमारा आंसर है आइसोप्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, FBA रंजक निम्न में से किसके रंगने के काम आता है। तो देखते हैं FBA रंजक किसके रंगने के काम आता है। तो यह कपास के रंगने में काम आता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारा अगले प्रश्न पे, यानी कि नील किस प्रकार का रंजक है। तो यह एक वैट है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 80 पे, निम्न में कौन एक संश्लिष्ट दवा है। तो देखते हैं कौन एक संश्लिष्ट दवा है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है एक संश्लिष्ट दवा है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि एम्पीसिलिन किस तरह काम करती है। तो देखते हैं एम्पीसिलिन का कार्य क्या है। तो यह कार्य करती है एक प्रतिजैविक के रूप में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक है। तो देखते हैं हम कौन है जो हमारा हृदय उद्दीपक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डाइगॉक्सिन। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 83, आलू की चित्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण कवकनाशी है। तो देखते हैं तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कैप्टन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, निम्न में सबसे पुराना पीरकनाशी है। देखते हैं हमारा सबसे पुराना पीरकनाशी कौन है। सबसे पुराना पीरकनाशी है हमारा निकोटीन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 85, एलिजारिन है। देखते हैं एलिजारिन क्या है। तो एलिजारिन एक एंथ्राक्विनोन रंजक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 86, फ्लिंट कांच में होता है। तो देखते हैं फ्लिंट कांच में क्या होता है। तो देखते हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लेड क्रोमेट।
अब हमारा अगला प्रश्न, स्टाइरीन नामक रसायन का उपयोग निम्न में से किसके औद्योगिक उत्पादन में होता है? तो स्टाइरीन नामक रसायन का उपयोग प्लास्टिक औद्योगिक उत्पादन में होता है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम, पिपरामेंट के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के रूप में कारगर है, तो देखते हैं वह कौन है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेंथॉल जो है पिपरामेंट के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक है जो एक औषधि के रूप में कारगर है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 89। कृत्रिम रेशा का एक नाम यह भी है। देखते हैं कृत्रिम रेशा का नाम क्या है। तो इसका नाम है डेक्रोन, यानी कि इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 90, यानी कि इंसुलिन नियंत्रण रखती है। देखते हैं इंसुलिन किसे नियंत्रण रखती है। इसका हमारा आंसर है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रक्त में शर्करा के स्तर का नियंत्रण करती है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 91। हशीश नामक ड्रग निम्न में से किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? तो देखते हैं हशीश नामक जो ड्रग है वो किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। तो यह बनाया जाता है हमारे होम्पी, यानी कि भांग का जो वृक्ष होता है उसके फूलों से हशीश नामक ड्रग बनाई जाती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, कि क्वेश्चन नंबर 92। इसमें हमारा मैच करना है, यानी कि मिलान करें। एक तरफ आपको दिया गया है रासायनिक यौगिक तथा दूसरी तरफ उसके प्रकारे दिए गए हैं। तो देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 2341, यानी कि क्लोरोमाइटिसिन, यानी तो इसका ये एक है प्रतिजैविक, यानी कि शेरपाशील दूसरा हमारा। तो शेरपाशील क्या है, एक हमारा प्रशांतक है। तो हमारा तीसरा है देखिए डिस्पार्लर, यानी कि डिस्पार्लर हमारा है कृषि रसायन। और हमारा स्कॉर्बिक एसिड तो हमारा वो हो जाएगा विटामिन। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी होता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 93। रबड़ में वल्कानाइजेशन की क्रिया की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी चार्ल्स गुडियर ने। रबड़ के वल्कानाइजेशन की प्रक्रिया की खोज चार्ल्स गुडियर ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 94। कि थायो अल्कोहल रबड़ है। देखते हैं थायो अल्कोहल रबड़ किस प्रकार की रबड़ है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह एक संश्लिष्ट रबड़ है, सिंथेटिक रबड़ है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 95। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? देखते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मीथेन जो है सिगरेट लाइटर से निकलती है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 96। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हम देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है क्लोरोएसीटोफिनोन, यानी इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, निम्न में किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया मारने में किया जाता है? तो देखते हैं हम। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि Cl2। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। तो देखते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक में शामिल कौन कौन है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लाइम प्लस सिलिका प्लस एल्यूमिना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 99। पायरेक्स कांच मुख्यतः है। देखते हैं पायरेक्स कांच मुख्यतः क्या है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऊष्मा प्रतिरोधी कांच, यानी कि पायरेक्स कांच जो है ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम जानते हैं फ्रीऑन 12 के नाम से। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। अब है हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 101, यानी कि सीसा किसका मिश्रण है? तो सीसा है हमारा रेत और लवण का मिश्रण है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 102, यानी यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दे तो क्या होगा? तो देखते हैं क्या होता है। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए,
यानी कि कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 103। निम्न में कौन घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाला तत्व है? तो देखते हैं हमें, इसका हमारा आंसर हो जाएगा फ्रीऑन, यानी कि फ्रीऑन जो है ये घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाला एलिमेंट है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 104। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका उपयोग होता है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका हमारा आंसर है बोरेक्स, यानी कि फोटोग्राफी में जो पिक्चर के रूप में उपयोग होता है वो होता है बोरेक्स, जिसे कि हम सुहागा कहते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 हमारा है, निम्न में कौन सीमेंट का एक मुख्य घटक है? तो देखते हैं हमें सीमेंट का मुख्य घटक कौन है। तो सीमेंट का हमारा मुख्य घटक है यानी कि बी, यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है सीमेंट का एक प्रमुख घटक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन 106 पे, निम्न में किस विस्फोटक में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो देखते हैं हमारा इसका आंसर क्या होता है। तो इसका हमारा आंसर है डी, यानी कि एमाटो में। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 107। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक है। तो देखते हैं बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक कौन सा है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पॉलीएमाइड। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 108, यानी कि सीमेंट में ग्राइंडिंग प्रक्रम में अंतर्गत क्लिंकर, यानी कि क्लिंजर जिसको बोलते हैं, चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। तो जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो हम देखते हैं इसका उद्देश्य है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा शेटिंग की दर को मंदित करता है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 109। बायोडीजल के उत्पादन में निम्न में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो देखते हैं बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रांस एस्टरिफिकेशन में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका हमारा आंसर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 110। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो देखते हैं अग्निशमन वस्त्र किसके प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एस्बेस्टॉस का, यानी कि एस्बेस्टॉस का वस्त्र का उपयोग करके अग्निशमन वस्त्र का हम बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम 111, एस्बेस्टॉस किससे बनती है? देखते हैं हम किससे बनती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम से। एस्बेस्टॉस जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम से मिलकर बनती है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 112। रेयॉन के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो देखते हैं रेयॉन के विनिर्माण में कच्चा पदार्थ क्या होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेल्यूलोज। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 113, यानी कि प्राकृतिक बहुलक यौगिक का एक उदाहरण है। देखते हैं इसका क्या उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है सेल्यूलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 114। निम्न में जैव उर्वरक कौन सा है? तो देखते हैं हम जैव उर्वरक कौन है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है हमारा जैव उर्वरक है निम्नलिखित में से। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 115, यानी कि दाहक सोडा कैसा होता है? तो देखते हैं दाहक सोडा कैसा होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रश्वेदी। दाहक सोडा एक प्रश्वेदी होता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 116। उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो देखते हैं इसका हमारा आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ज्वर रोधी। ज्वर रोधी जो है उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाला पदार्थ को हम ज्वर रोधी कहते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 117, यानी कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग मिश्रण में अधिकतम आर्द्रता
की मात्रा क्या होती है? तो देखते हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी का जो अमाउंट है वो इसमें कितना होता है। तो इसका अमाउंट होता है हमारा 65%। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 118। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? देखते हैं हम, भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? तो इसका हमारा आंसर है सिंदरी, यानी कि सिंदरी में भारत का पहला उर्वरक कारखाना लगाया गया था, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 119। निम्न में कौन बहुलक नहीं है? तो देखते हैं निम्न में कौन बहुलक नहीं है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि घी। घी जो है निम्नलिखित में से बहुलक नहीं है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 120, यानी कि ऑक्टेन नंबर गुणवत्ता का माप है। देखते हैं ऑक्टेन नंबर किसकी गुणवत्ता का माप है। तो देखते हैं, तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पेट्रोल की। पेट्रोल की गुणवत्ता की माप करने के लिए हम ऑक्टेन नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, 121, यानी कि साबुनीकरण प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला अल्कोहल कौन सा होता है? देखते हैं साबुनीकरण प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला अल्कोहल कौन सा होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है वो साबुनीकरण प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला अल्कोहल होता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 122। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है CFC के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं वो क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ्रीऑन। यानी कि हम इसके CFC को हम फ्रीऑन के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 123 कि रबर में पौधे से प्राप्त दूध को क्या कहते हैं? तो देखते हैं रबर में पौधे से प्राप्त दूध को हम क्या कहते हैं। इसका हमारा आंसर हो जाएगा लैटेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 124। भोपाल ए फेयर फॉर रैन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका हम आंसर बता दें, तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट का। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि अगला प्रश्न हमारा 125। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्न मिश्रणों में से किसके कारण होता है? तो देखते हैं निम्न मिश्रण में से किसके कारण होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाइथेनॉल का। तो अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 126। निम्न में कौन टूथपेस्ट का घटक नहीं है? तो देखते हैं हम निम्न में कौन टूथपेस्ट का घटक नहीं है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लुब्रिकेंट। अब हमारा अगला प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 127। कांच में कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने से कांच में कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो देखते हैं इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बैंगनी तथा नीला रंग। कांच में कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने से बैंगनी तथा नीले रंग की उत्पन्न होता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 128। कांच को माणिक्य लाल रंग देने के लिए उनमें कौन सा रसायन मिलाते हैं? देखते हैं किस रसायन का हम प्रयोग करते हैं। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोल्ड क्लोराइड। गोल्ड क्लोराइड को कांच में मिलाने से कांच को माणिक्य रंग देने के लिए हम गोल्ड क्लोराइड कुछ रसायन का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि उसमें मिक्स करते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 129। साधारण साबुन को पारदर्शी साबुन में परिणत करने के लिए उसे किस घोलक में घुलाया जाता है? तो देखते हैं हम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इथाइल अल्कोहल में। यानी कि साधारण साबुन को पारदर्शी साबुन में परिणत करने के लिए हम इथाइल अल्कोहल के लिए उसे हम इसके घोल में
को लाते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, और आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 130, यानी कि संश्लेषित रबर की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी मैथ्यूज़ एवं हैरिस ने। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन बी है, मैथ्यूज़ एवं हैरिस ने संश्लेषित रबर की खोज की थी। तो इस प्रकार आज का हमारा 130 प्रश्नों का सॉल्यूशन समाप्त होता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए हमारे वीडियोज़ को। तो मिलते हैं हम अगले दिन अगले नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।